चलो। जोहार, जयमुल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। थॉटकास्ट के इस सीरीज का ये दूसरा एपिसोड है और दूसरे ही एपिसोड में हम भारत की आर्थिक विषमता और स्वास्थ्य व्यवस्था पर किया जाने वाला बजट में प्रावधान और खर्च, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ एमएन टीवी के मुख्य संपादक कुमार काले जी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और सीधे सवाल पर आते हैं कि भारत में आर्थिक विषमता दिन ब दिन बढ़ रही है और पिछले लॉकडाउन के पीरियड में भी हमने देखा कि अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी या अडानी जो बड़े पूंजीपति हैं, उनकी संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और दूसरी तरफ वही गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? शुक्रिया आज की इस पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड के लिए। जो भारत की जो आर्थिक विषमताएं है, ये आर्थिक विषमताएं नई आर्थिक नीति के परिणाम के स्वरूप पैदा हुई है। पिछले 30 सालों से केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इस देश में जो नई आर्थिक नीति, जिसे हम लोग एलपीजी के नाम पर कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर जो आर्थिक नीतियां बनाई जा रही है, उस आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप ये आर्थिक विषमताएं पैदा हो रही है। विषमताएं जो देश के अंदर सभी क्षेत्रों में मिल रही है, खासतौर पर आर्थिक विषमताएं आज चरम सीमा पर पहुंच गई है और ये सारा असर जो है ये सरकार की नई आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप है। बजट आप पिछले 30 सालों से उठाकर देखिए तो सरकार के द्वारा जो वेलफेयर की जो स्कीम है, खासतौर पर जो इस देश के जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं या जिसको हम वंचित तबके वाले लोग कहते हैं, उनकी विकास की योजनाओं के लिए जो बजट पहले एलोकेट होता था वो पिछले 30 सालों से धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया गया। फिर चाहे वो सब्सिडी के रूप में हो, वेलफेयर के स्कीम के हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, इनके वेलफेयर के ऊपर जो बजट खर्च होता था वो लगातार पिछले 30 सालों से कम किया जा रहा है और वो सारा का सारा जो पैसा है ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। पिछले कई सालों से कॉरपोरेट हाउसेस को लाखों करोड़ों का बेल आउट पैकेजेस दिए जा रहे हैं, तो ये सारा पैसा वेलफेयर स्कीम से डाइवर्ट करके उनकी तरफ दिया जा रहा है। टैक्सेस में भारी छूट दी जा रही है। जो थोड़ा बहुत सीएसआर उनके ऊपर लगाया गया था 2% भी, ये भी सीएसआर जो है इस कोरोना के नाम पर हटा दिया गया। तो सरकार के पास अब एससी एसटी बीसी या जो डिप्रेस क्लास के जो लोग हैं या जो वंचित तबके के लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए कोई पैसा ही नहीं है। अब जब सरकार की तरफ से बजट ही नहीं होगा तो ये तो लोग जो है आर्थिक विषमता के शिकार हैं, सामाजिक विषमता के पहले से ही शिकार है। इस वजह से वो नीचे की तरफ और ज़्यादा ढकेले जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक अनियंत्रित सत्ता जो सरकार के पास है, उसका उपयोग करके कॉरपोरेट हाउसेस को सारी सुविधाएं दी जा रही। जैसे आपने कहा कि लॉकडाउन के पीरियड में जब इस देश के 2/3 लोग इस मतलब जिसको एक डिज़ास्टर हम कहें, एक मैन मेड डिज़ास्टर जो है उसके शिकार हो रहे थे, हजारों लाखों प्रवासी मजदूर सड़कों पर घूम रहे थे, सरकार उनको 2 वक्त का राशन तक नहीं दे पाई और उसी पीरियड में उन्हीं 10-11 महीनों में भारत के अरबपतियों ने लगभग 13 लाख करोड़ की संपत्ति जो है उनकी पहले की संपत्ति में बढ़ी। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि 100 करीब जो ऐसे अरबपति है, उनकी कुल संपत्ति में केवल इस 10-11 महीनों में 13 लाख करोड़ की इजाफा हुआ। उसमें भी सबसे ज़्यादा इसका जो बिग केक है या बिग शेयर जो है ये अकेले मुकेश अंबानी के पास गया और उन्होंने इस लॉकडाउन के पीरियड में लगभग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की उनकी निजी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई। और ये केवल इस लॉकडाउन का ही मामला नहीं है। कोरोना आपके लिए बीमारी होगा, कोरोना आम लोगों के लिए संकट होगा, मगर कोरोना इन कॉरपोरेट हाउसेस के लिए एक मिल्किंग काऊ जो है, जैसे दूध देने वाली जो गाय होती है और उससे भी निचोड़ कर दूध निकाला जाए, उस तरीके से उन्होंने इस समस्या के दौरान भी पैसा कमाया। तो बनिया तो किसी भी स्थिति का फ़ायदा उठाता है, तो ये प्रॉफिट उन्होंने कमाया और ये 13 लाख करोड़ जो है केवल 10-11 महीनों में इन्होंने कमाए, जबकि उसी पीरियड में लगभग हम ये कह सकते हैं कि 40 करोड़ से ज़्यादा के लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे उस 10-11 महीनों में ढकेले गए, जिनकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। जी, ये मुकेश अंबानी की अगर जहाँ तक बात है तो 2016 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनी थी, तब वो
फोर्ब्स के अमीरों की लिस्ट में 40वें स्थान पर थे, और अभी जो लॉकडाउन के पीरियड में ही एक नई लिस्ट अपडेट हुई, उस लिस्ट में वे चौथे स्थान पर पहुंच गए। तो एकाएक इतना जंप जो है वो कैसे हुआ? क्या वो मतलब सही तरीके से जैसे मेहनत करके पैसा कमा रहे या नहीं, कुछ जैसे ईमानदारी से वो पैसा कमा रहे, ये कहा जाए? इस देश में सबसे ज़्यादा ईमानदार वो है जो अपनी मेहनत की पसीने की खाता है। अगर ईमानदारी की बात करें तो मजदूर और किसानों से ज़्यादा जो मेहनत कश लोग हैं, जो अपने पसीने से काम करके रोजी रोटी कमाते हैं, वही सबसे ज़्यादा ईमानदार है। मगर ईमानदारी की कमाई उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रही। अब रही बात जो आप कह रहे हो कि भाई मुकेश अंबानी 2014 में, मतलब मोदी सरकार का पहला कार्यकाल बनने से पहले, वो दुनिया के अमीरों में 40वें नंबर पर थे। मगर केवल 6 साल में मोदी जी ने उनके लिए इतनी सारी सुविधाएं दी, इतना सारा उनके मतलब डेवलपमेंट के लिए, उनके अकेले के लिए ही सारी सरकार 6 साल तक काम करती रही। लोग ये कहते रहे कि ये बीजेपी की सरकार है, मगर असल में ये अंबानी और अदानी की सरकार थी, और देश के सारे नेचुरल रिसोर्सेस, सारा बजट केवल इन्हीं 2 उद्योगपतियों के लिए खर्च किया जा रहा था। तो ये उसका फ़ायदा जो है, अनकंट्रोल बेनिफिट जो है, अनअकाउंटेड बेनिफिट जो है मोदी को, मतलब मोदी के कार्यकाल में अंबानी और अदानी को मिला। उसमें भी जो मेजर शेयर है वो अकेले अंबानी को मिला। अब ये सवाल ही नहीं कि मेहनत से आगे आए, कि बनिया तो मेहनत करना जानता नहीं है। अब उन्होंने ये सारा जो कमाया उसके लिए उन्होंने सरकार का सहारा लिया। सरकार के पास 2 बड़ी चीज़ें होती हैं, एक तो सत्ता और दूसरी संपत्ति, और यही 2 चीज़ें जो है किसी भी बिजनेसमैन के लिए चाहिए होती। तो इसी के लिए उन्होंने मोदी के चुनावी कैंपेन में हजारों करोड़ रुपए जो है इन बनियों ने लगाए थे। खास तौर पर अंबानी और अदानी ने लाखों करोड़ जो है मोदी जी के प्रचार प्रसार के कैंपेन में लगाए थे। 2014 का चुनावी कैंपेन जो है वो दुनिया के सबसे महंगे इलेक्शन कैंपेन में हम कह सकते हैं कि लगभग 60,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा उसमें हुआ था। उसमें भी 60% से ज़्यादा का खर्चा अकेले बीजेपी के द्वारा किया गया था। अब जाहिर ही ये सारा पैसा जो चुनावी दायरे में आया वही होगा, इससे भी कई गुना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ होगा जिसका अकाउंट नहीं है। अभी राज्यसभा के चुनाव हुए तो गुजरात और राजस्थान से, खासतौर पर राजस्थान से राज्यसभा के चुनाव के लिए एक एक एमएलए का वोट खरीदने के लिए बीजेपी ने 25-25, 30-30 करोड़ खर्च किए, और 25 से 30 एमएलए के वोट खरीदकर राज्यसभा की सीटें जीत। यानी एक राज्यसभा के सीट के लिए बीजेपी के द्वारा 700 से लेकर 900 करोड़ तक का खर्चा किया गया। यही हाल मध्य प्रदेश के असेंबली में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए और बीजेपी को दोबारा सत्तासीन करने के लिए भी 1200-1300 करोड़ का खर्चा वहाँ किया गया। अब जो पार्टी एक राज्यसभा की सीट के लिए हजार करोड़ का खर्चा कर सकती है, तो स्वाभाविक है ये पैसा तो पार्टी फंड से आया नहीं होगा। ये पैसा जो है कैपिटलिस्ट लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसमें भी अंबानी और अदानी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उनको देना वाजिब है। इसलिए सरकार की बजट से ये सारे पैसे उधर दिए जा रहे हैं। एशिया टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था, उसमें उन्होंने विस्तार से ये बात इसके बारे में काफ़ी चर्चा भी की। हाँ जी, तो उसके बारे में बताइए कि सरकार किस प्रकार से, एक तो हो गया कि टैक्स में छूट दे रही है या बेल आउट पैकेज दे रही है, लेकिन सरकार किस प्रकार से उनको सत्ता का फायदा पहुंचा रही है? देखिए, दुनिया में कैपिटलिस्ट लोगों का एक सिद्धांत होता है, रॉकफेलर का नाम आपने सुना होगा, जो ये सारे कारपोरेशंस का फोरफादर उसको कहा जाता है, जिन्होंने देश में सबसे दुनिया में पहले कारपोरेशंस उसके थॉट के ऊपर ही बने। तो उसने एक थ्योरी रखी थी, ओन नथिंग बट कंट्रोल एवरीथिंग। एक मार्केट का, खास तौर पर कैपिटलिस्ट लोगों का एक थ्योरी उसने रखा था कि ओन नथिंग बट कंट्रोल एवरीथिंग। अगर आप धीरू भाई अंबानी की भी अगर बात करोगे तो उन्होंने भी ये रखा था कि मेरा सपना सब कुछ अपना। तो उन्होंने इसी बात पर बात चलाई थी कि अपना 1 रुपये का भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, मगर जो सारे साधन संसाधन है उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। अब भारत सरकार के पास में मतलब हम ये कह सकते हैं कि असीमित संसाधन है। अब जिस संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण है वो सरकार के पैसे से, मतलब सरकार के पास उसका रेवेन्यू आएगा जी, और अल्टरनेटली वो जनता के पास आएगा वेलफेयर के रूप में। अब इन सारी सरकारी संसाधनों पर
अंबानी अदानी का कंट्रोल करने के लिए सरकार काम करती रही। जैसे ओएनजीसी का मामला उठा कर देखिए, तो ओएनजीसी के जो रिसोर्सेज थे वो अंबानी को हैंडओवर किए जा रहे। माइनिंग में भी बहुत बड़े बड़े जो माइनिंग सेक्टर्स है वो सरकार कारपोरेट हाउसेस को दे रही है, अदानी को दे रही है, अंबानी को दे रही है। पोर्ट्स जो है वो उनको ट्रांसफर किए जा रहे। अदानी के पास सारे एयरपोर्ट जा रहे और अंबानी के पास में जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोस्टल पोर्ट्स जो है वो पोर्ट्स जो है उनको दिए जा रहे। माइनिंग का बहुत बड़ा सेक्टर उनको खड़ा किया जा रहा है। तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको हैंडओवर करके जा रहे और उसमें अंबानी की इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। और ज़मीन के अंदर ऑयल है, ज़मीन के अंदर माइंस है, ये केवल निकाल कर बेचने का काम अंबानी करेगा तो उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है? ये तो जनता की प्रॉपर्टी है, आदिवासियों की प्रॉपर्टी है, देश के रिसोर्सेस है, ये ज़मीन से निकाल कर बेचने का काम हो रहा। तो केवल टैक्स एग्जम्पशन का मामला नहीं है, उसमें और एक बात आप जोड़ सकते हैं कि सरकारी बैंकों से जो लिया हुआ लोन है इसमें भी बड़ी सुविधा उनको मिलती है। मोदी सरकार के कार्यकाल में 6 साल में 46 लाख करोड़ का एनपीए हुआ। जो अंबानी 1 साल पहले डिफॉल्टर थे, लगभग 3,26,000 करोड़ का उनका डिबेट था, वो इसी लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने सारा अपना जो डिबेट था वो मतलब जिसको हम ये कह सकते डिबेट फ्री हो गए। जब सारी कंपनियां गले तक कर्जे में डूब रही थी, कंपनियां बंद थी, कोई रोजगार नहीं था, कोई काम नहीं था, उस पीरियड में उन्होंने अपना सारा जो डिबेट है वो कवर कर लिया। ये भी बड़ा चमत्कार है। और ये मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है और केवल अंबानी के लिए मुमकिन है, बाकी और किसी के लिए नहीं। अंबानी अडानी के लिए, अंबानी अदानी के लिए मुमकिन, जो रास्ते पर चलने वाले मजदूर है किसी और के लिए नहीं है। जी जी। ये चाय के नाम पर बनी हुई सरकार जो है वो चाय के लिए या उन लोगों के जिसके नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा उसके लिए करने वाली सरकार नहीं। उनके लिए तो जुमले हैं, 15 लाख है और बाकी सारी चीजें, 2 करोड़ नौकरियां, पकौड़ा तोड़ो, बेरोजगारी का नया नाम लगाओ, यही। जी जी जी। अंबानी के बारे में काफ़ी चर्चा हो गई। हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं तो हर साल बजट में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कुछ बजट कुछ रकम रखी जाती है, आवंटित की जाती है। तो इस साल के बजट में कितनी रकम या कितना रुपया स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आवंटित किया गया है, रखा गया है, और वो किस प्रकार से खर्च किया जाएगा, क्या प्लानिंग है? देखिए, भारत एक बीमार देश है। एक बड़े पैमाने पर भारत को अगर हम ये कहें तो भारत एक बीमार देश है। जिस आर्थिक असमानता की वजह से देश के अंदर लोगों का जीवन स्तर इतने नीचे गिरा हुआ है कि वो लोग 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकते। जिस देश के हर मतलब पैदा होने वाले बच्चों में से हर साल 10 लाख करोड़ मतलब 10 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है वो मर जाते हैं। हर दूसरा बच्चा जिस देश का कुपोषित हो, उस देश के स्वास्थ्य के लिए कितनी ज़्यादा बजट की ज़रूरत होनी चाहिए। बिल्कुल। मगर सरकार जो है वो हेल्थ को अभी भी प्रायोरिटी नहीं दे रही। सामाजिक विषमता है, सामाजिक दमन जो है वो बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। सारी की सारी बीमारियां बैक्टीरिया वायरस से पैदा नहीं होती। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो है वो सामाजिक दमन से, सामाजिक परिवेश से पैदा होती है। इस देश का सामाजिक परिवेश बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। देश की 1/3 आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती है। सरकार आज भी देश के आधे से ज़्यादा लोगों को पीने का स्वच्छ और शुद्ध पानी तक नहीं दे पाई पिछले 70 सालों से। मगर इन्हीं 70 सालों में हम लोग चांद पर गए, हम लोग मार्स पर गए। मार्स पर जाने के बाद वहाँ की मिट्टी हम लोग यहाँ के लोगों को दिखाने के लिए लेकर आए कि भाई ये देखो, ये हमने वहाँ की मिट्टी लाई जी। मगर जिनके पैसों से वो चांद पर गए, मार्स पर गए, उन लोगों को पीने का पानी तक नहीं दे पाए। तो बजट जो है भारत के लिए जो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, जो इन सारी चीज़ों को समस्या करने का काम कर सकता है, उसमें भी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस बार के बजट में आत्मनिर्भर शब्द के ऊपर चाहे प्रधानमंत्री हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो, उन्होंने हर चीज़ के आगे आत्मनिर्भर शब्द लगाया जी। बहुत ज़्यादा ये आत्मनिर्भर शब्द इस्तेमाल हो गया और उसमें भी उन्होंने इस बार के बजट में बहुत सारी ऐसी हेल्थ की स्कीमें जो है आत्मनिर्भर के नाम पर खड़ी की। अब बोलचाल की भाषा में हम लोग अगर ये कहें तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? तू तेरा खर्चा कर ले, मैं मेरा खर्चा कर लो। जैसे बच्चों में टीटीए में होता है, तेरा तेरा मेरा मेरा। जो अगर कैंटीन में नाश्ता करने के लिए जाए तो वो कहते नाश्ता कर लेंगे, जो चाहे ऑर्डर कर लो, मगर तेरा तू कर लेगा, मेरा मैं कर लूँगा। तो आत्मनिर्भरता का सीधा मतलब ये है कि अब सरकार किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। इस बार बजट में इस शब्द को बहुत बार इस्तेमाल किया गया। हेल्थ में भी बहुत सारे नाम जोड़े गए
और एक नया जुमला, एक नया नाम दिया गया हेल्थ एंड वेलबींग। एक नया, पहली बार ये शब्द जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इस्तेमाल किया गया और उसके लिए उन्होंने दावा किया कि लगभग 2,23,846 करोड़ का बजट रखा गया। और ये दावा ये कर रही सरकार कि हमने 137% बजट बढ़ाया हेल्थ के लिए। अब ये दावा भी कितना फोल है, ढोकला है, खोखला दावा है, ये भी हम लोग देख लेंगे। मगर जो उन्होंने ओवरऑल बजट में जो बात कही कि हम लोगों ने 2,23,846 करोड़ जो है हेल्थ और वेलबींग के लिए खर्च किए। अब इसका अगर हम लोग डिटेल एनालिसिस अगर करें तो असल में सरकार ने कौन कौन सी स्कीमों के लिए कितना कितना खर्चा किया है तो पता चलेगा। ये तो उसमें जो दावा उन्होंने किया है वो कितना कम है। पिछले 10-11 महीनों में हमने कोरोना के जैसे एक महामारी बीमारी को देखा, उससे कितना ज़्यादा हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हुआ ये देखा। तो हमें उम्मीद थी कि इस बार बजट में कुछ अच्छी वाली चीज़ें सामने आएगी और जो इस देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए कोई बजट होगा। मगर ऐसा कोई कॉन्क्रीट बजट इसमें नहीं दिखा है। इसमें 35,000 करोड़ का जो बजट है केवल वैक्सीनेशन के लिए है। जो वैक्सीन का कार्यक्रम जो है वो देश भर में चलाया जाएगा, देश के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। अब हालांकि ये बात है कि वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल है। दूसरी बात, लोग उस वैक्सीन को लेने के लिए डर रहे जी। उत्सुकता भी खत्म हो गई उन चीज़ों को जो पहले उत्सुकता लगी हुई थी कि जल्द से जल्द टीका लगवा लेंगे, वैक्सीन आए। मगर जो नज़ारा सामने है, जो रिजल्ट है कि वैक्सीन को लेकर डाउट है और सरकार इस डाउट को दूर करने का काम नहीं कर रही। अब डर के मारे वैक्सीन लोग ले भी लेंगे तो उसके गंभीर परिणाम भी लोगों को भुगतने पड़ेंगे, ऐसी लोगों की सोच। उसके लिए 35,000 करोड़ का बजट है। तो ये तो एक केवल एक बीमारी के लिए दिया गया बजट है। तो अगर वो उसमें से माइनस करो तो उसका दूसरे किसी हेल्थ के लिए फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। अब इसमें भी सरकार के द्वारा जो बजट रखा गया है उसमें भी उन्होंने जो दिए हैं, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए 71,269 करोड़ का बजट है जो केवल हेल्थ स्कीम के लिए चला जाएगा। हेल्थ रिसर्च के लिए, जैसे अभी बीमारी आई है, तरह तरह की बीमारियाँ, उसके लिए भी रिसर्च करने के लिए 2,663 करोड़ का बजट है। अब जब से बीजेपी आई है सरकार में तो उन्होंने एक नया मंत्रालय भी खोला है और वो आयुष नाम से एक नया मंत्रालय बनाया गया और आयुर्वेदा को उन्होंने प्राथमिकता दी है। उस आयुष के लिए भी लगभग 2,970 करोड़ का बजट है। अब ये आयुष के लिए गया हुआ बजट है। अब ये अगर असल में इन सबको जोड़ा जाए तो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए 71,000 करोड़ और उसके साथ में 269 करोड़, राउंड अबाउट जो है ये 71,000 करोड़ का बजट। पिछले साल 67,000 करोड़ का बजट था। तो ये उसमें हम लोग अगर कंपेयर करके देखें तो इस बजट में कोई ऐसी कॉन्क्रीट स्कीम जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लैप्स हुआ है उसको बढ़ाने के लिए नहीं है। अब ये आंकड़ा बढ़ा कैसे? तो इस बार बजट में जो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजेशन का जो बड़ा बजट है 60,000 करोड़ का बजट हेल्थ के बजट के साथ जोड़ा गया है। तो ये जो आंकड़ा 2,23,000 का गया है तो उसमें लगभग 1 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है वैक्सीनेशन के 35,000 करोड़ और वाटर और सैनिटेशन के लिए 60,000 करोड़ का बजट, तो लगभग 1 लाख करोड़ का यही है। इसके साथ में जो ग्रांट्स फॉर वाटर एंड सैनिटेशन, इसके लिए 36,000 करोड़ का बजट है। तो इस 1 लाख करोड़ के बजट में लगभग 1 लाख करोड़ का बजट जो है ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए जो है लगभग 96,000 करोड़ का बजट है। तो उसमें भी कोई ऐसी कॉन्क्रीट स्कीम नहीं है कि जो ये कह सकता है कि हम लोग ये करें। अब इसमें उन्होंने एक नई स्कीम जो घोषित की है, इस नए स्कीम के लिए उन्होंने नाम दिया है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत। अब आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के लिए उन्होंने 6 साल के लिए लगभग हम उनके बजट में 60,000 करोड़ के करीब का जो आंकड़ा है उन्होंने घोषित किया है। 60 लगभग से मतलब ये आंकड़ा जो उन्होंने दिया है ये 64,000 करोड़ के करीब का बजट है। अब ये 64,180 करोड़ का बजट आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के लिए है। अगर ये 6 साल का बजट अगर हम लोग 1 साल के हिसाब से करें तो 1 साल के हिसाब से कितना आ रहा है? 10,700 करोड़। अब 10,700 करोड़ में आपको आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत बनाना है। अब कैसे बनेगा ये तो संशोधन का बात है और ये भी केवल घोषणाएं हैं। जब इसका इम्प्लीमेंट होगा तब असल में उसको पता चलेगा कि सरकार इसमें कितना खर्च कर रही है।
अब ये जो 2,23,000 करोड़ का जो बजट ओवरऑल जो रखा गया है, उसमें हमने देखा कि वाटर और सैनिटेशन के लिए ही लगभग 1 लाख करोड़ है, वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ गए हैं। तो बचा है जो असल में, जो हम लोग ये कहते हैं कि वो जो असल हेल्थ का बजट है, जैसे छिलके निकाल दिए, छिलके निकालने के बाद अंदर वाली जो चीज़ बचती है उसमें हम लोग बजट ढूंढना पड़ेगा। अब ओवरऑल जीडीपी के कंपेयर अगर हम इन आंकड़ों को करें तो भारत के जीडीपी के अगेंस्ट में जो रिकमेंडेशन है, या सरकार ये कहती कि हम लोग जो है जीडीपी के 3% तक हेल्थ पर खर्चा करेंगे, और असल में ये आंकड़ा जो है ये जीडीपी के 0.34% है। यानी जीडीपी का ओवरऑल जो आंकड़ा है उसमें से 0.34% है। अब इससे हमको पता चलता है कि सरकार हेल्थ को लेकर कितनी गंभीर है। 1% भी नहीं है जीडीपी। एजुकेशन और हेल्थ के लिए जीडीपी के कम से कम 3% होना चाहिए। एजुकेशन के लिए तो 6% का रिकमेंडेशन है कि कम से कम आपके जीडीपी के 6% का जो बजट है आपका एजुकेशन के लिए होना चाहिए। जी, वो कोठारी कमीशन से, कोठारी कमीशन से। तो राउंड अबाउट भारत का जीडीपी अगर हम मोटा मोटी पकड़ कर चले तो लगभग 150 लाख करोड़ का है। अब 150 लाख करोड़ के हिसाब से अगर हम लोग उसका 3% अगर पकड़ कर चले तो हेल्थ के लिए कम से कम 4-4.5 लाख करोड़ का बजट होना चाहिए। अब है कितना? लगभग 74,000 करोड़ के करीब का है। अब वो जीडीपी के अगेंस्ट में हमारे देखें तो 0.34% है। अब हेल्थ के ऊपर प्रॉपर बजट खर्च ना होने की कीमत किसको चुकानी पड़ती है? आम आदमी को। आज भारत एशिया में, अगर हम एशिया में खास तौर पर जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, भारत के आसपास वाले जो देश है उनके साथ अगर कंपेयर करें तो भारत में जो हेल्थ सर्विसेज के ऊपर जो पैसा खर्च होता है, जैसे आप बीमार पड़ गए तो आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और वहाँ जो आप अपने बीमारी पर जो पैसा खर्च करते हो, फिर वो डॉक्टर की फीस हो या उसकी ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, मेडिसिन के ऊपर, तो जो आपके जेब से जो पैसा खर्चा होता है ये 60% पैसा जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आपके जेब से जा रहा है। मतलब 100 रुपये का अगर ओवरऑल हेल्थ के ऊपर जा रहा है तो उसमें से आपकी जेब से, सीधे जेब से 60% जा रहा है। 2018 का आंकड़ा वर्ल्ड बैंक के साइट पर है। वर्ल्ड बैंक की जो साइट है उसके अगर आप जाकर देखेंगे तो 2018 में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 62% तक का था। यानी सरकार उसमें से केवल 38 रुपीज़ की ही जिम्मेदारी ले रही है। 62 रुपीज़, या अभी का आंकड़ा अगर हम देखें तो 60 रुपया आपके जेब से जा रहा है। इसका मतलब जानते हैं आप क्या? कि एक मामूली बीमारी भी आपकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म कर सकती। अगर घर में सदस्य है, माँ बाप है या आप है या कोई भी है, किसी को भी अगर बीमारी आ जाए और उसको 5-6 दिन अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, आईसीयू का खर्चा है, दवाइयों का खर्चा है, कोई बड़ी सर्जरी अगर आ गई वो लाखों में जाएगा, तो आपकी ज़िंदगी भर की जो सेविंग्स है एक झटके में ख़त्म हो सकती। हर साल भारत के टोटल आबादी के 2% लोग जो है इन्हीं महंगी दवाइयों के कारण या महंगे हेल्थ केयर के कारण बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे धकेले जाते। यानी हर साल लगभग हम ये आंकड़ा उठाकर देखें तो 2 से लेके 2.5 करोड़ तक लोग जो है ये केवल हेल्थ एक्सपेंसेस की वजह से बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते। 2018 में ये आंकड़ों का अगर हम कंपेयर करें तो भारत का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 62% के करीब था। मगर जिस पाकिस्तान को लेकर हमेशा मीडिया ये कहता है, या हमारे लोग भी कहते हैं कि मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, मोदी ने पाकिस्तान को ये किया, और अब तो इतना मामला बढ़ गया है कि मोदी के दाढ़ी से भी पाकिस्तान डर गया। अगर दाढ़ी से ही मोदी के पाकिस्तान डरता है तो मोदी को और ज़्यादा लंबी दाढ़ी बढ़ानी चाहिए। राफेल काय को खरीदा? हजारों करोड़ खर्चा करके आपने राफेल खरीदा। मोदी अपने दाढ़ी से 2-4 बाल उखाड़ कर भी अगर वहां फेंक देते मंत्र डालकर, पाकिस्तान बेचैन हो गया होता। जिस भारत में जिसकी जीडीपी इतनी बड़ी है और जो $5 ट्रिलियन का सपना देख रहा है, उस भारत में 2018 में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो था ये 62.67% था। उसी समय पाकिस्तान में ये 56.24 था। तो ये नीचे था। तो पाकिस्तान की आवाम को, वहाँ की जनता को भारत से कम पैसा खर्चा करना पड़ता है, और वहाँ की सरकार जो है अपनी जनता की ज़्यादा ख्यालात रखती है, ज़्यादा जिम्मेदारी रखती है। पाकिस्तान से जैसा एक पड़ोसी मुल्क है हमारा, वो है नेपाल। नेपाल में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो 50% है। अब नेपाल की इकोनॉमी जो है वो भारत की इकोनॉमी के बराबर कंपेयर करने के लायक भी नहीं है। वो लोग अपने देश की जनता का ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। इससे साबित क्या होता है कि सरकार जो है
केवल दिखावा कर रही है। अब बजट में कितनी ज़्यादा हमारे विरोध में सारी व्यवस्था की, तो उसमें एक ही बात हम उठा कर देखें तो जो ICDS होता है, जो गांव देहातों में जो आंगनवाड़ियाँ चलती है, जो कुपोषित बच्चे जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे लोग शिकार होते हैं, उन लोगों को पोषण आहार देने का काम होता है, उसका बजट मोदी सरकार ने इस साल के बजट में 8,000 करोड़ घटा दिया है। आंगनवाड़ियों का जो बजट है ये 8,000 करोड़ से कम कर दिया। जो पहले से उसको कम मिलता था उसमें भी कम कर दिया। इसका मतलब जो है कुपोषण का मामला और ज़्यादा बढ़े। अब इतनी ज़्यादा गंभीर बात है, मगर मीडिया इसकी चर्चा नहीं करता, ना ही इसको लोगों को दिखाता। ये सारे गंभीर हालात हैं। अब हेल्थ से ही वेल्थ क्रिएट होती है। सिकनेस कैनॉट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। कोई बीमार आदमी कोई संपत्ति या कोई ऊर्जा पैदा नहीं कर सकता। जिस देश की 2/3 आबादी रेशनिंग के अनाज पर जिंदा हो, वो कहाँ से प्रॉस्पेरिटी लाएगी, कहाँ से ग्रोथ पैदा करेगी। तो सरकार को हेल्थ के मामले में गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, मगर नहीं ले रहा। ऐसा नहीं है कि कुछ खर्च ही नहीं होता। जो आवंटित किया जाता है स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, उसमें से कुछ तो खर्च किया जाता होगा, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत इतनी खस्ता क्यों है? मैंने पहले भी बताया कि एक बीमारी कोरोना ने आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कितना लाचार पड़ा हुआ है सामने आया। जब डॉक्टरों के पास मास्क ना हो, वहाँ काम करने वाले नर्सेस के पास मास्क ना हो, वहाँ वेंटिलेटर्स ना हो, वहाँ ICU के बेड ना हो, इतना ही नहीं, डॉक्टर जब ICU में काम कर रहे थे तो उनके पास PPE किट भी नहीं थी जी। 25 लाख से ज़्यादा की आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी ताई है, उनके पास मास्क नहीं थे। उनको तो डोर टू डोर जाकर सर्वे करना था, तो उनको तो अपने दुपट्टे से काम चलाना पड़ा। तो बजट जो है वो घोषणाओं में जब होता है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के नाम पर किसी तरीके से कोई काम नहीं होता। भारत में हेल्थ सेक्टर 3 टायर पर काम करता है। एक प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी लेवल पर है, एक सेकेंडरी और एक टर्सरी लेवल पर है। तो अभी भी प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल का जो स्ट्रक्चर है उसको भी मजबूती से खड़ा नहीं किया गया। टर्सरी लेवल का जो हेल्थ केयर है वो तो आम आदमी को छोड़ो, शहरों में रहने वाले लोगों के लिए भी एक्सेसिबल नहीं है। फिर सरकार ने तरीका क्या बनाया कि जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो हेल्थ सेक्टर है उसको हम यूज़ करेंगे। तो एक उन्होंने नई स्कीम बनाई थी, आत्मनिर्भरता के नाम पर उन्होंने एक नई स्कीम बनाई थी, और उसके तहत उन्होंने 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात कही थी। मगर हालत क्या है? अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर देखो तो वहाँ आपके साथ किस तरीके से व्यवहार होता है। वो तो सारा करप्शन का मामला खड़ा कर दिया गया। जी जी। तो लगभग सारे मुद्दे हो गए हैं। बजट के बारे में और चर्चा होगी, ये चर्चा यहीं पर समाप्त नहीं होती। बजट को लेकर SC ST के लिए कितना बजट आवंटित है, उस पर किस प्रकार से खर्चा करती है, पिछले 70 सालों से जो बजट पेश हो रहा है उसमें SC ST के लिए भी कुछ बजट आवंटित होता है, लेकिन वो खर्च होता है कि नहीं होता है, अब तक 70 सालों में उसका क्या परिणाम हुआ, उसका क्या निचोड़ है। जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत पर हमने चर्चा की है, उसी प्रकार से अगले एपिसोड में पॉडकास्ट के थॉटकास्ट के तीसरे एपिसोड में हम बजट और SC ST के लिए कितना बजट रखा गया है और उसके क्या उन पर परिणाम हुए, इस पर चर्चा करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी थॉटकास्ट की ये जो सीरीज़ है वो आप तक पहुँचे और आप उसमें उससे जानकारी लेने का काम करें। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? अगर आप हमसे अलग राय रखते हैं तो हमें कमेंट में बताइए, और आपके अगर कुछ सवाल है, कुछ मुद्दा, एक आध मुद्दा अगर समझ में नहीं आया तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन कमेंट्स पर, उन सवालों पर अलग से वीडियो बनाकर आपको और जानकारी देने का काम करेंगे। शुक्रिया।